नमस्कार। आज हम अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण पर अध्ययन करेंगे। संविधान के लिए अरस्तू द्वारा प्रयुक्त यूनानी शब्द पॉलिटिया है, जिसका अंग्रेजी रूपांतर कॉन्स्टिट्यूशन है, पर यह अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटिया शब्द में निहित वास्तविक भाव को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि अरस्तू ने इसका प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद, किसे मिले। अरस्तू संविधान को राज्य का एक अंग और उसके ढांचे को एक कानूनी आधार मात्र नहीं मानता। उसके लिए तो संविधान स्वयं राज्य है, वह संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यंजना है। अरस्तू के मतानुकूल यही वह ध्येय है जिसे पाने के लिए नागरिकों ने स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित किया है। वास्तव में संविधान के प्रति यूनानी दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण की अपेक्षा बहुत ही व्यापक था। अरस्तू की संविधान संबंधी उपरोक्त धारणा यूनान के तत्कालीन इतिहास के प्रकाश में बनी थी। उस समय प्राय प्रत्येक नगर राज्य में वर्गतंत्रियों व जनतंत्रियों में संघर्ष रहता था। किसी भी एक दल की जीत का अर्थ केवल यही नहीं था कि उसके नेता सरकार बना ले, बल्कि उस जीत से यह निर्णय भी होता था कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में रहे अथवा शासन की बागडोर सर्वसाधारण के हाथ में चली जाए। अरस्तू के इन विचारों से उसे राज्य इंगित राज्य और सरकार का भेद सुंदरता से स्पष्ट हो जाता है। अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तू द्वारा संविधानों का वर्गीकरण राजनीति शास्त्र को कोई मौलिक देन नहीं है। उसने प्लेटो द्वारा स्टेटमेंट में किए गए राज्य के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। उसने दो सिद्धांत बताए, पहला है संख्या और दूसरा लक्ष्य का उद्देश्य। संख्या अर्थात शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के में निहित है, और दूसरा है राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ हित। उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तू ने राज्यों अथवा संविधानों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, पहला स्वाभाविक रूप नॉर्मल और दूसरा विकृत रूप। जब राज्य शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हित में किया जाता है तो उसे अरस्तू राज्य का स्वाभाविक रूप बतलाता है, किंतु जब उसका दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है तो वह उसे राज्य का विकृत रूप बताता है। अपने पहले सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए अरस्तू लिखता है कि राज्य एक तंत्र उस समय होता है जबकि एक व्यक्ति जिसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता हो वह सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के हित के लिए करता है। यह राज्य जिसका शासन एक व्यक्ति से अधिक किंतु कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो तो वह कुलीन तंत्र या श्रेणी तंत्र कहलाता है। जब राज्य की सत्ता समस्त जनता में निहित हो और वह सबके कल्याण की दृष्टि से अपना शासन स्वयं चला सके तो उसे लोक राज्य या संयत प्रजातंत्र या समाजतंत्र कहते हैं। संविधान के उपयुक्त तीनों रूप एक तंत्र, कुलीन तंत्र और संयत प्रजातंत्र कानून प्रिय है। ऐसी अवस्था में राज्य शुद्ध और जनकारी हितकारी होता है, परंतु कानून विरोधी हो जाने के कारण उपयुक्त तीनों संविधान भ्रष्ट हो जाते हैं। उसमें शासकों की संख्या वही रहने पर उसका उद्देश्य बदल जाता है। इस भ्रष्ट शासन का वर्गीकरण निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और अतिवादी लोकतंत्र या भीड़ तंत्र के रूप में होता है। अरस्तू कहते हैं कि निरंकुश तंत्र एक प्रकार का राजतंत्र है जिसके सामने केवल राजा का ही हित होता है। गुट तंत्र या धनिक तंत्र में केवल धनिक लोगों का हित होता है और कुलीन तंत्र या अतिवादी लोकतंत्र में जरूरतमंदों का। इनमें किसी का भी सामान्य हित नहीं होता है। संविधानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। संविधान का रूप या शासकों की संख्या। सामान्य राज्य जो सार्वजनिक कल्याण की चेष्टा करते हैं, भ्रष्ट राज्य जो सार्वजनिक कल्याण की उपेक्षा करते हैं। एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र या एक तंत्र, निरंकुश शासन। कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र या स्वार्थी तंत्र। अनेक व्यक्तियों का शासन संयत प्रजातंत्र, पॉलिटी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, और अतिवादी है डेमोक्रेसी। वर्गीकरण की व्याख्या। राजतंत्र। अरस्तू के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। वह व्यक्ति शुभ को जनता एवं उसी शुभ को क्रियान्वित करने वाले कानूनों का निर्माण करता है। अरस्तू का राजतंत्र प्लेटो के आदर्श शासित राज्य की से भिन्न नहीं है, अतः उसके मत में यह सर्वश्रेष्ठ शासन है, लेकिन साथ ही उनका यह भी मत है कि आदर्श शासन सुलभ नहीं है, इसलिए वह राजतंत्र को अपर्याप्त मान्यता है। दूसरा निरंकुश टायरनी। चूँकि राजतंत्र शासन प्रणाली सर्वोत्तम होने पर सदैव क्रियात्मक नहीं है, अतः वह विकृत होकर तानाशाही या निरंकुश शासन में बदल जाती है। राजतंत्र परिस्थितियों के कारण स्वेच्छाचारी तंत्र में परिणत हो जाता है, या आदर्श शासक की भ्रष्ट हो जाता है, या उसका उत्तराधिकारी भ्रष्ट निकलता है। तीसरा है कुलीन तंत्र। जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो और जहां शासन सत्ता का प्रयोग सामान्य लोकहित के लिए और कानून के अनुसार हो उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकता है और आयु के अनुसार भी।
अरस्तु के आदर्श राज्य में आयु पर आधारित कुलीन तंत्र को ही अपनाया गया है। चौथा है धनिक तंत्र। कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र दूषित होकर धनिक तंत्र या अल्पतंत्र या गुट तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कुछ धनी व्यक्ति कानून की अवहेलना करके अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हुए शासन करने लगते हैं। ये धनिक शासन भ्रष्टाचार का सहारा लेकर शेष जनता की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगते हैं और संपूर्ण शासन तंत्र कुछ स्वार्थी धनी व्यक्तियों द्वारा स्वहित में प्रयोग करना राज्य के लिए अभिशाप है। अतः अरस्तु धनिक तंत्र को सर्वथा अस्थायी, तजातीय या घृणास्पद मानता है। पांचवा है संयत प्रजातंत्र। संयत प्रजातंत्र या सर्व जनतंत्र का अर्थ सारी जनता और सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन है। संपूर्ण जनता अपनी इच्छा से शुभ के ज्ञान के आधार पर कानून के अनुसार शासन संचालन करती है। इस शासन में न तो किसी वर्ग विशेष का संपत्ति पर आधिपत्य होता है और न ही शेष वर्गों का शोषण। अरस्तु का यह संयत प्रजातंत्र धनिक तंत्र एवं भ्रष्ट प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र के बीच का मार्ग है। अपने इस स्वर्णिम मध्यम मार्ग द्वारा अरस्तु एक ऐसे संविधान को स्वीकार करना चाहता है जो निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र के दोषों से मुक्त हो। छठा है प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र। अरस्तु के अनुसार निर्धनों की संख्या अधिक होने से संयत प्रजातंत्र दूषित होकर भीड़ तंत्र या अतिवादी प्रजातंत्र में बदल जाता है। इस शासन का अर्थ है केवल निर्धनों के हित के लिए जनता का शासन। ऐसे राज्य में शासन का संचालन कानून के अनुसार न होकर सभी को अपनी अपनी इच्छा अनुसार होता है। राज्य का परिवर्तन तंत्र। अरस्तु का मत है कि राज्यों में संविधान का स्वरूप एक निश्चित क्रम में बदलते रहते हैं। जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी परिवर्तन चक्र चलता रहता है। राज्य का सर्वप्रथम रूप राजतंत्र है, किंतु जब राजा जनित को ठुकराकर स्वार्थ साधन में लग जाते हैं तो राजतंत्र भ्रष्ट होकर निरंकुश राज्य या अन्यायी शासन में परिणत हो जाता है और फिर धीरे धीरे इस अन्यायी शासन के विरुद्ध क्रांति होती है। कुछ गुणी तथा योग्य व्यक्ति मिलकर जनहित के लिए अन्यायी शासन को समाप्त कर देते हैं और एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे कुलीन तंत्र कहा जा सकता है। समय के साथ साथ कुलीन तंत्र भी पतन के रास्ते पर आने लगता है और शासन निजी स्वार्थ सिद्ध के लिए होने लगता है। तब इसका रूप धनिक तंत्र या गुट तंत्रात्मक बन जाता है। जनता इस अत्याचार को जब नहीं सह पाती तो सार्वजनिक विद्रोह के बाद इसका स्थान संयत प्रजातंत्र ले लेता है, जिसे सर्व जनतंत्र, बहुजनतंत्र या समाजतंत्र के नाम से पुकारा जाता है। परंतु जैसा अन्य शासनों के साथ होता है, कालांतर में संयत प्रजातंत्र भी दूषित होने लगता है। अरस्तु इसके विकृत रूप को भीड़ तंत्र या अतिवादी प्रजातंत्र के नाम से पुकारता है। इस अंधकार के बाद पुनः कोई योग्य व्यक्ति अपनी शक्ति से कानून और सत्ता स्थापित करता है और इस तरह राजतंत्र की फिर से स्थापना हो जाती है। इस प्रकार राज्य का वह चक्र पूरा हो जाता है और पुनः नए सिरे से इस चक्र का फिर से प्रारंभ होता है। राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, संयत प्रजातंत्र तथा भीड़ तंत्र एक के बाद एक पहिए की तरह क्रम से आते हैं और बदलते रहते हैं। संविधानों या राज्य सरकारों का यह परिवर्तन चक्र निरंतर चलता रहता है। इस परिवर्तन चक्र के बारे में अरस्तु कहते हैं कि पहले पहले देशी राजतंत्र स्थापित होते थे, जिसका कारण स्वभावतः यह कहा जाता था कि प्राचीन युग में नगर छोटे थे और चरित्रवान कुशल व्यक्ति बहुत कम थे। ये व्यक्ति राजा बने चूँकि ये परोपकारी थे और परोपकार केवल सज्जन व्यक्ति ही कर सकते हैं। परंतु जब एक से गुणों वाले अनेक व्यक्ति आगे आए और वे एक ही व्यक्ति को प्रधान या प्रतिष्ठित मानने से कतराने लगे तो उन्होंने राज्य को सभी का राज्य बनाने और संविधान निश्चित करने की इच्छा प्रकट की। इससे शासक वर्ग का पतन हुआ और जन कोष से धन उड़ाकर वे धनवान बनने लगे। धन संपत्ति सम्मान का साधन बनी और इस प्रकार कुछ व्यक्तियों के शासन की स्थापना स्वाभाविक बनी। यह शासन धीरे धीरे अत्याचारी शासन में बदल गया और अंत में अत्याचारी शासन ने प्रजातंत्रीय शासन का रूप धारण कर लिया, क्योंकि शासक वर्ग की धन लोलुपता ने अपनी संख्या को सदैव कम रखने की चेष्टा की। इससे सर्वसाधारण का बल बढ़ा और उन्होंने अंत में अपने स्वामियों को दबोच लिया, जिसका फल निकला भ्रष्ट जनतंत्र की स्थापना। इस प्रकार अरस्तु शासन के परिवर्तन चक्र का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अरस्तु के वर्गीकरण के अन्य आधार। पहला आधार आर्थिक है। धनिक तंत्रों में धनिकों और जनतंत्रों में गरीबों का शासन होता है। वर्गीकरण का दूसरा आधार विभिन्न प्रकार के मौलिक गुणीय तत्व हैं, जैसे जनमत में समानता और स्वतंत्रता के तत्व, धनिक तंत्र में धन, कुलीन तंत्र में गुण और संयत प्रजातंत्र में धन व स्वतंत्रता के तत्वों पर बल दिया गया। वर्गीकरण का तीसरा आधार शासन संबंधी कार्य प्रणाली। अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना। गार्नर का कहना है कि अरस्तु राज्य और सरकार में भेद नहीं कर पाता है।
सिंक्लेयर की दृष्टि में अरस्तु के वर्गीकरण का कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं ठहरती है। अरस्तु ने कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में भेद माना है, किंतु वर्तमान में इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं माना जाता। सिंक्लेयर पुनः कहते हैं कि अरस्तु ने अपनी वर्गीकरण में अमीर और गरीब के अंतर को बहुत अधिक महत्व दिया है। उसने इस अंतर को संख्या के अंतर से अधिक महत्वपूर्ण समझा है। सीले कहते हैं कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों का वर्गीकरण किया था, जो कि वे राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय विशालकाय राज्यों पर लागू नहीं होता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि अरस्तु का वर्गीकरण किसी गुणवाचक आधार पर आधारित न होकर संख्या पर आधारित है, अर्थात यह सर्वथा असंगत है। सर्वोत्तम या सर्वोच्च संविधान या सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य। अरस्तु ने इस प्रश्न पर विचार किया कि कौन सी शासन प्रणाली है जो अधिकांश राज्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह किसी खास मामले की विशेष परिस्थितियों को छोड़ देता है। वह राज्यों में समान सद्गुण अथवा राजनीतिक कौशल की अपेक्षा करता है। इस प्रकार राज्य किसी भी प्रकार का आदर्श नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक औसत राज्य है। यह राज्य लोकतंत्र या धनिक तंत्र की उन अतियों को छोड़ देता है जो अनुभव से भयानक सिद्ध हुई। इस शासन प्रणाली को अरस्तु संविधान पॉलिटी अथवा संवैधानिक शासन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कहता है। अरस्तु ने अपनी तीसरी पुस्तक में उसका नाम संयत लोकतंत्र मॉडरेट डेमोक्रेसी रखा है। अरस्तु इन अवस्थाओं में जहाँ संविधान लोक शासन से इतना अलग हो कि उसे सौम्य लोकतंत्र न कहा जा सके, अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र के कहने के प्रतिकूल नहीं है। अरस्तु ने सर्वोच्च संविधान या सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य पर विचार करते हुए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वह यह मानकर चला कि इस प्रसंग में ऐसी किसी आदर्श शासन प्रणाली का विचार नहीं करना चाहिए जो कभी क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप धारण ही न कर सकती हो। इसके विपरीत ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था एवं जीवन पद्धति पर विचार करना चाहिए जो अधिकतम राज्यों व व्यक्तियों के लिए व्यवहारिक रूप से संभव हो। किसी विशेष प्रकार की योग्यता से ही जो शासन व्यवस्था चल सकती हो, उसमें अधिकांश मनुष्य भाग नहीं ले सकते हैं। अतः उत्तम शासन प्रणाली वही हो सकती है जो विभिन्न अथवा अनेक राष्ट्रों के रूप में समान रूप से चल सके। शासन प्रणाली के मध्यम मार्ग होने की उपयोगिता दर्शाते हुए अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करता है। अत्यंत संपन्न, सुंदर और शक्तिमान व्यक्ति बलात्कार तथा गंभीर अपराधों की ओर अधिक प्रबल होते हैं, तो अत्यधिक निर्गत और अशाक्त व्यक्ति धूर्तता व तुच्छ अपराधों के प्रति आकर्षित होते हैं। संपन्न और शक्तिमान अवज्ञा प्रवृत्ति रखते हैं तथा राज्यों के आदेशों की अवहेलना में नहीं हिचकते हैं। दूसरों दीनहीन एवं निर्बल व्यक्तियों में दास मनोवृत्ति पनपती है। इस भांति निर्धन पक्ष से राज्य में ईर्ष्या भाव बढ़ेगा तो संपन्न से घृणा भावना बढ़ेगी। मध्यम वर्ग की श्रेष्ठता के पक्ष में अरस्तु एक प्रमाण यह भी देता है कि सोलन, लाइकेस आदि श्रेष्ठ नियम निर्माताओं का जन्म मध्य वर्ग में ही हुआ था। विभिन्न शासन प्रणालियों में अरस्तु के द्वारा दिया गया श्रेष्ठता क्रम। पहला, डनिंग के अनुसार ये निम्न प्रकार है। पहला है आदर्श राज्य, दूसरा विशुद्ध कुलीन तंत्र, तीसरा है मिश्रित कुलीन तंत्र, चौथा है संयत जनतंत्र, पांचवा अधिकतम उदार जनतंत्र, छठा है अधिकतम उदार जनतंत्र, सातवां जनतंत्र या धनिक तंत्र के बीच के दो प्रकार, आठवां अति जनतंत्र, नौवां अति धनिक तंत्र और 10वां निरंकुश शासन। थैंक यू।